हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। हम जो अर्थमेटिकल मीन कर रहे थे उसी में आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था जो मीन कैलकुलेट करने के मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड हमने डिस्कस किया। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पे भी थोड़ा सा मैंने लाइट किया था, उसको बताया था। अब जो हम करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। तो सबसे पहले मीन को मैंने आपको बताया कि मीन जो होगा एक्स बार से जिसको डिनोट करते हैं वो क्या होता है, समेशन ओवर एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाय कितने अपने पास ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते। इन x1 को मैं xi को जैसे लिख दूं मैं x1 प्लस x2 प्लस x3, यहीं से हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं इसकी xn अपॉन में n ऑब्जर्वेशन है और n क्या है, उनकी वैल्यू 1 2 3 4। अब देखिए, मान लो ये मीन है हमारे पास किसी भी डाटा का, किसी भी उसका। सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, मान लो मैं ये ऑब्जर्वेशन है, सबको a से इनटू कर देता हूँ, ठीक है जी। a कोई भी कांस्टेंट है, नंबर है कोई भी, जैसे 4 5 6 से कुछ जो भी हो सकता है। a x1 किया, इसको भी a से इनटू कर दिया, a इसको भी a से इनटू कर दिया, तो इसको भी a से, सबको a से इनटू कर दिया। ऑब्जर्वेशन उतने ही है, सिर्फ हमने क्या किया है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसको किसी एक नंबर से गुणा कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n कर दिया मैंने। तो क्या ये नया मीन है, मान लेता हूँ कि न्यू मीन है, n से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये नया मीन है किसका, नए ऑब्जर्वेशंस का। और ऑब्जर्वेशन क्या मिले, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये थे। इसको देखिए, अब देखिए अगर मैं इसका सम निकालता हूँ, देखिए बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में कि जब ए सब में आ रहा है तो सब में से कॉमन आ जाता है। तो इसको मैं a लिख दूंगा और ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये हो गया प्लस का xn अपॉन में क्या है, डिवाइड हो रहा है n से, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं उससे। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की जब मैं बात करता हूँ, ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये तो यही है, x बार है जो पहले मीन था। यानी ये हमारे पास बन जाएगा आपको a x बार। यानी अगर हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो उस केस में जो नया मीन आएगा वो पुराने मीन से क्या होगा, a गुना हो जाएगा। जैसे 4 से गुणा कर दिया मैं सबको, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको 4 से गुणा किया तो नया मीन भी क्या आ जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। जैसे आपको ये कह दे कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीन्स आपको डाटा दे रखे, उनका मीन है ना वो मान लो आपको दे रखा है 32, और मैंने कहा कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो जितने भी ऑब्जर्वेशन से 2 गुणा हो गए, 2 गुणा हो गए, 4 गुणा हो गए। तो उसका मतलब क्या हो गया, नया मीन जो आएगा, न्यू मीन जिसको बोल सकते हैं, नया जो मीन होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। यानी अब जो ऑब्जर्वेशन है ना, नए ऑब्जर्वेशन, उनका मीन 64 होगा, 2 से गुणा कर दिया। अच्छा, x1 a से गुणा कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी, अब देखिए मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि a से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि a कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ a से गुणा हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, इससे a गुणा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मीन की। क्या किसी भी नंबर से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लेता हूं मैं कि मैं सब में a से भाग देता तो नया मीन क्या होगा, देखिए उस केस में, यानी a की जगह मैं b ले लेता हूँ, चलिए b से भाग देता तो यानी नए ऑब्जर्वेशन बन जाते हैं x अपॉन b प्लस x2 अपॉन b प्लस x3 अपॉन b। अब देखिए कंसेप्ट को समझिए, x n अपॉन b, ठीक है जी। डिवाइड में क्या आएगा, n आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो नया मीन होगा ना वो क्या होगा, अब देखिए इन सब में से देखिए b सब में आ रहा है, सबके अंदर भाग दे रखा है जितने भी ऑब्जर्वेशन थे। तो ये जो मीन आ जाएगा ना, ये भी क्या होगा, b से भाग देने का मतलब क्या होगा, 1/a, मैं मान लो a को लिख देता 1/b, तो बात एक ही है। यानी कुल मिला के बात यह है कि इसमें से 1/b कॉमन आ जाएगा सब में से, फिर से वही आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn, और डिवाइड में आ जाएगा n। यानी जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, पहले जो मीन था ये देखिए पुराना मीन है, और अपॉन में क्या आ गया, b आ जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर से आ गई। यानी किसी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं आपको कुछ, उसमें किसी नंबर से गुणा कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा, उस नंबर से गुणा हो जाएगा। अगर भाग कर दिया तो भाग हो जाएगा, ठीक है।
ये इंटरेस्टिंग सा केस होगा। अगर मान लो सब ऑब्जर्वेशंस में एक नंबर ऐड कर देता मैं, जैसे x1 है तो x1 में मान लो मैं c ऐड कर देता, एक नंबर ऐड किया, दूसरे में भी c ऐड कर दिया, तीसरे में भी c ऐड कर दिया, और लास्ट वाले यानी सबको c बढ़ा दिया। जितने भी ऑब्जर्वेशन थे ना, जितने भी डाटा थे, जो भी दे रखा था आपको, ठीक है, उनको जितने भी प्रेक्षण जिसको बोलते हैं, प्रेक्षण को क्या कर दिया, सबको सी बढ़ा दिया सब में। तो नया मीन क्या होगा, नया मीन भी वही आ जाएगा। देखिए सी कितनी बार बढ़ा, 1 से स्टार्ट हुआ n तक जा रहा है तो n बार बढ़ा, तो जो मीन आएगा ना, देखिए फिर से n से डिवाइड करेंगे, नया मीन जो आएगा, मैं x बार लिखूं इसको तो भी क्या आ जाएगा, वो देखिए x1 प्लस x2 और ये xn, ये तो आ ही जाएगा यहाँ तक। तो प्लस में क्या होगा, सी कितनी बार जुड़ा, जो कांस्टेंट है वो कितनी बार जुड़ गया, n बार जुड़ गया, तो यानी nc आ जाएगा। n बार है तो n से गुणा कर देंगे c को, और अब किससे, n से भाग देना है। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 और ये xn अपॉन में n, ठीक है जी, प्लस इसको अलग लिख देता हूँ nc अपॉन n। ये वो पुराना मीन आपका यानी x बार है, ठीक है, ये नया वाला है 3 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, नया मीन, ठीक है। तो ये x बार हो गया, प्लस में क्या आ गया, ये n से n कट गया c, यानी नया मीन भी c बढ़ जाएगा। तो यानी किसी नंबर से, अब आप इसको क्रैम करोगे, याद करने की कोशिश करते हो तो कन्फ्यूजन रहता है। अब आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल, अगर n से भाग देते हैं तो इसका a से गुणा करते हैं तो a कॉमन आ जाता है, b से भाग देते हैं तो 1/b कॉमन आ जाता है, c सब में ऐड करते हैं तो वो nc आ जाता है, इसलिए बन जाता है। और माइनस करेंगे तो भी वही केस होना है, माइनस करेंगे तो सब में क्या बन जाएगा, सब जितने भी आपके पास प्रेक्षण थे सब में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये वाला जो चिन्ह है वो माइनस का आ जाएगा, यानी नया मीन माइनस हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी कि मीन को किसी भी नंबर से जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने पर, भाग करने पे उतने ही नंबर से गुणा भाग हो जाता है। लेकिन अब देखिए एग्जामिनर आपको फंसाता कहाँ है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब पता है, अभी एक बार रट भी लिया तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, उसको करते हैं। चलिए बात करते हैं, जब आपको कह दे कि ये ऑब्जर्वेशन, ये मीन है, किसी भी उसका मीन है, प्रेक्षणों का मीन है, n प्रेक्षण है, उनका मीन ये है, तो ये हमें पता सबका जोड़ होगा यू। अब उसने क्या कर दिया आपके साथ, ये कह दिया कि जितने भी प्रेक्षण थे ना, उसमें प्राकृत जो संख्या है ना, उसका यूज़ कर लिया उसने, नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ खेल खाल कर लेगा, वो छेड़छाड़ कर दिया उसने। अब क्या करें, आपको कह देता है कि पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें तो एक ऐड कर रहा है, चलिए मान लेते हैं ये, इसमें +1 कर देता है, इसमें +2 कर देता है, तीसरे में +3 करेगा, और n वाले में n, यानी क्या कर दिया उसने कि एक एक बढ़ा दिया, ठीक है, एक एक नहीं, एक मतलब नेचुरल नंबर जोड़ दिए, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसमें 1 जोड़ दिया, दूसरे में 2 जोड़ दिया, तीसरे में 3, ऐसे कर करके जोड़ते जा रहे हैं n तक, नए ऑब्जर्वेशन बना दिए, ठीक है। अब बताओ कि उनका मीन क्या होगा, ठीक है। हम क्या करते, जल्दबाजी में कर जाते हैं क्या गलती, कि हमने एक एक जोड़ दिया तो सबको मीन भी एक बढ़ जाएगा, नहीं, या कम हो जाएगा, नहीं। इसके लिए हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। इसको देखिए, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर इस पर आता हूँ वापस। सबसे पहले जितनी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, ये पता है अपने को, और n तक जोड़ दूँ, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इनका जो टोटल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर, स्टार्ट 1 से होना चाहिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है इनका जो टोटल होता है वो होता है n × n + 1/2, ठीक है। n क्या है, n एक उससे ज़्यादा और 2 से भाग दे दीजिए, ये उसका टोटल आ जाता है। जैसे आपको 1 + 2 + 3 + 50 तक जोड़ना है, 50 प्राकृतिक संख्या इनको जोड़ना है, इनका टोटल कितना आएगा, तो इससे मीन भी पूछ लेता है आपको कई बार कि पहले 50 नेचुरल नंबर है, उनका मीन कितना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमेशा क्या आएगा, 50 × 51, 50 है, 50 नेचुरल नंबर है, एक ज़्यादा 51/2, यानी आ गया आपके पास 25 × 51, ठीक है, 25, 125 और 127, 1275, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा किया, 1275 आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं इसकी कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ ये हो गया। मान लो आपसे पूछे प्रथम या फर्स्ट n नेचुरल नंबर
नंबर्स का मीन क्या होगा। ठीक है जी, माध्य कितना है ये पूछ लिया कि पहले n नेचुरल नंबर हैं उनका माध्य क्या होगा। n का मतलब 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, जो भी होगा। इसके लिए आपको कोई स्पेशल काम नहीं करना है, माध्य निकालना है। देखिए, इसका माध्य निकालना है या मीडियन निकालनी, दोनों एक ही चीज़ हो जाती है नेचुरल नंबर में, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे जब आगे टॉपिक चलेंगे हमारे। अब n नेचुरल नंबर है तो देखिए टोटल तो कितना है इनका, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है जी, कितनी प्राकृतिक संख्या है n, तो क्या करूँगा मैं n से भाग देता हूँ। ये लीजिए, ये होता ना टोटल बटे n, तो टोटल ये था, ये वाला पार्ट टोटल है और n से भाग दे दिया, ये मीन आ जाएगा किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। देखिए n से n कट गया, यानी n प्लस 1/2 लिख दो आप, वही उसका मीन होगा। जैसे यहाँ आपको इसका मीन निकालना होता तो n प्लस 1 क्या होगा, 51 बटे 2 कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो सीधा सीधा है, 25.5 आ गया, यानी ये लो, इसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कई बार यहाँ से नहीं, कई बार कह देता है कि इसका स्क्वायर आ जाता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये थोड़ा सा याद कर लेना आप, n स्क्वायर, ये जो होगा यानी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स को जोड़ना। ठीक है, उनका वर्ग करके जोड़ दिया है, तो जोड़ने से क्या वैल्यू आती है, ये आ जाती है n इंटू एन प्लस 1, जैसे ऊपर लिखा था n प्लस 1, और इसके साथ में आ जाता है 2n प्लस 1 और बटे में होगा 6, ये आता है। इसका मीन पूछे कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दिया हमने, ये आ जाएगा। अब कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का मीन बता दो आप, तो मीन निकालना, तो देखिए ये जोड़ आपको अगर याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो 20 का पूछ ले, 30 का पूछ ले, तो 1 का स्क्वायर करो, 2 का करो, 3 का, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ा लंबा। तो n कितने हैं यहाँ पे, n है इससे, और अगर इसका मीन निकालूँ मैं स्क्वायर का, तो ये जाएगा n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ये तो सम हो गया, किससे, कितनी संख्याएं हैं, n है, n ऑब्जर्वेशन है, n प्रेक्षण है, तो n से एक n कट जाएगा, यानी उस केस में हमें n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये उसका मीन होगा, किसका, स्क्वायर्स का मीन होता है। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं। एक और कंसेप्ट हो गया आपका कि नेचुरल नंबर है उनको जोड़ के क्या करना है, n प्लस 1/2 लिख देना है इसमें, तो ये आ जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस। यहाँ चलते हैं, उसने कहा कि पहले ऑब्जर्वेशन में 1 जोड़ दिया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ा, तीसरे में 3, और n वाला जो है ना उस पर n जोड़ दिया, तो इसका मीन कितना होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो देखिए हमें जब भी बात करते हैं सम चाहिए, तो सम क्या होगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस, ये तो हो गया पहले जो दो रखा था। अब क्या जोड़ दिया, देखिए पहले में 1 जोड़ा तो मैं यहाँ 1 जोड़ देता हूँ, दूसरे में कितना जोड़ा, 2 जोड़ेंगे, तीसरे में कितना, 3, और n वाले में कितना जोड़ देंगे, n जोड़ देंगे। कितने ऑब्जर्वेशन है, उतने ही, ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं किए, तो ये और जुड़ गया। अब ये जुड़ गया इस वाले पार्ट में, यानी ये नेचुरल नंबर जुड़ गए, ये तो हमें पता ही है, यानी ये तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन में n प्लस 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, ये इसीलिए बताया था मैंने, सम अपॉन में n, और ये वैल्यू यानी क्या है, इन प्राकृतिक संख्याओं का मीन है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का मीन मैंने अभी बताया था आपको, कैलकुलेट करके n प्लस 1 जुड़ जाएगा, यानी ये तो हमारा पुराना जो मीन था, और ये हो जाएगा n प्लस 1/2, ये नया और जुड़ गया। तो नया जो मीन आ गया ना, जब हम प्राकृतिक संख्याएं जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये न्यू है xn, ठीक है, नया प्राकृतिक मीन है, तो ये मीन क्या होगा, अब ये और जुड़ जाता है उसमें, और स्क्वायर वाला करता तो मैं ये वाला जुड़ जाता। तो ये कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, कैसे होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हमने किया एक प्रॉपर्टी कि किसी से इनटू, किसी से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, ठीक है, या प्लस माइनस करने से मीन भी उतना ही प्लस माइनस या डिवाइड हो जाता है। आगे चलते हैं, वहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे कि 2 अलग अलग श्रेणी दे रखी हैं, उनके मीन कैसे निकालें, और वो कैसे निकल सकता है कि कुछ का मीन दे रखा है, फिर दूसरे का मीन दे रखा है, उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं, 2 सीरीज आ जाएं, कंबाइंड मीन जिसको बोल सकते हैं, कंबाइंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंबाइंड मीन कितनी भी सीरीज हो सकती है, 2 या 3 जैसी। मान लो एक आपके पास दे रखी है, सीरीज ए है और दूसरे सीरीज बी है। ठीक है, एक तरह के ऑब्जर्वेशन है, दूसरे बी तरह के।
इसका मान लो आपको मीन दे रखा है सिग्मा xi अपॉन n है, और इसका मीन मान लो y बार लिख देता हूँ, y ऑब्जर्वेशन से yi अपॉन में n है, यानी n से डिवाइड कर रहे हैं, ये सम है, ये सम है। तो देखिए दोनों को ये कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन ये है, दूसरे ऑब्जर्वेशन है उनका मीन ये है, ऑब्जर्वेशन ये है, उनके नाम दे रखे, ये भी n है, ये n है, कोई दिक्कत नहीं। n नहीं है तो आप m ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी m तक चले जाएंगे हम। अब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास तो कैसे निकालेंगे हम मीन, दोनों को कंबाइन करना है। तो देखिए मीन का सबसे बेसिक काम क्या है, जब भी मीन की बात करते हैं हम, मीन में चाहिए हमें सम। ये याद रखना, फॉर्मूले कभी याद मत करना, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये चीज़ें पढ़ोगे तो बिल्कुल हेल्प करेंगे कि सम कितना, टोटल कितना, इनका सब जोड़ कितना आ रहा है, वो निकाल लें तो हमारे पास मीन आ जाता है। चलिए यहाँ अगर मीन पता है मेरे को, यहाँ पे मीन पता है तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए ये एक समीकरण है, n को इधर गुणा कर दो, n x बार क्या हो जाएगा आपका, ये समी तो है, सम ऑफ xi, समेशन लगा, यानी ये पहले का सम है, पहले ऑब्जर्वेशंस का सम है। ऐसे इसको m से गुणा कर दूं तो ये दूसरों का सम है। यानी देखिए हमने किया था पीछे वीडियो में, मैंने बताया था कि जब पहला ऑब्जर्वेशन है x1, उसकी फ्रीक्वेंसी है f1, दूसरे की x2 f2, तो हम क्या करते हैं जब टोटल निकालते हैं हम ये फाइंड करते हैं कि नहीं, f1 x1, इसका f2 x2, फिर इसका टोटल ले लेते हैं। यही तो हमने किया था मीन निकालने के लिए, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ भी वही है कि देखिए ये टोटल है और ये टोटल है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये कुछ का टोटल है, कौन से का टोटल, xi, जिनकी वैल्यू x बार है, ये किसका टोटल है, ये दूसरे का सम है। अब मेरे को मीन निकालना, तो मीन कंबाइंड मीन कैसे निकालूंगा, मान लेता हूँ मैं x बार कंबाइंड c से लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप, तो क्या आएगा देखिए, सम अपॉन नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम देखिए कुछ का जोड़ ये है, बाकी का जोड़ ये है, चलिए हम कर देते हैं, ये हो गया n x बार प्लस इनको जोड़ दिया। जैसे ये भैया हमारे ऑब्जर्वेशन थे ना, f1 x1 f2 सबको जोड़ दिया, एक जैसे को एक साथ किया, फिर दूसरे एक जैसे को, इसीलिए मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्लियरली समझना चीज़ें क्या है। तो ये किया हमने, ये आ गया मेरे पास, अपोन में क्या आ गया, टोटल ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन ये थे, कुछ ये थे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन n थे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन n है, तो ये निकल गया कंबाइन। अगर मान लो 3 श्रेणी होती तो तीसरा ले लेता मैं, n m n1 n2 जो भी होते, तीसरा भी ले लेता। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखिए ठीक है, मान लो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका मीन है ना, मीन है, ये सीधा ही लिख देता हूँ x बार, वो मान लेता हूँ 20 है, ठीक है। और अनदर दूसरे जो मान लेता हूँ 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, या 6 के आप 15 मान लो, 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो मीन है ना, ये a का मान लेता हूँ, ये x1 ले लो, चाहे आप ये 2 ले लिया, इसका मीन है वो मान लेते हैं कि 30 है। तो पूरी श्रेणी का कितना होगा भाई, 5 का मीन ये है, इसका मीन का मतलब सब सारी वैल्यूज़ क्या ले लिया हमने, 20 ले लिया, अभी बता रहा था मैं, x1 x2 सबको 20 ले लिया। कितनी बार है वो, 5 बार आ रहा है, सो टोटल कितना आ गया देखिए, सीधा निकाल सकते हैं। ये टोटल यहाँ से आएगा, इनको गुणा किया, ये टोटल यहाँ से आएगा, ठीक है, 15 ये, तो इसका टोटल यानी नया मीन जो आएगा वो आप देखो, टोटल कितना है, 5 गुणा 20 प्लस इनका टोटल कितना है, समी से तो मतलब है ना हमें, 15 गुणा 30, और बटे में कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 ये हैं और 15 ये हैं, 5 और 15 हो गया, लीजिए आ गया आपके पास 100 प्लस 450 और बटे में आ गया 20, ठीक है, 550 बटे 20 आपके पास आ गए 27.5, ये आपके पूरी सीरीज का मीन हो गया। तो जब हमें कंबाइंड मीन निकालना होता है क्या करेंगे, सम, देखिए सीधा सीधा है, मीन का मतलब क्या होता है, सम, तो मैं पहले का सम, दूसरे का सम, ठीक है, दूसरों का सम कैसे निकालेंगे भैया, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको उससे गुणा कर दो, तीसरे का सम, और ये लो जितने भी दे रखे उन सब का सम निकाल लिया। अलग अलग कैसे करेंगे, पहले का सम ये S1 है, ये S2 है, दूसरे का सम इसको लिखा मैंने S1 S2 कुछ भी हो, और क्या कर देंगे, टोटल कितना, जितने हैं ये, जितने ऑब्जर्वेशन है, मान लो N1 है, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3 है, और ये हो गया N, ठीक है,
एन एम तक चल रहा है, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए एम तक। ओके, तो ये करना है हमें, यही है कंबाइंड मीन, यानी 2 या 4 का ऑब्जर्वेशन का निकालना है। कई बार हमसे ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं ऑब्जर्वेशन? मान लो आपको ये दे रखा हो, ठीक है, कि पहले 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन है वो 20 है, ठीक है, ठीक है, और बाद में जो 5 हैं उनका ऑब्जर्वेशन, या 7 है, 7 का ऑब्जर्वेशन क्या है, 30 है, और टोटल कह दिया आपके पास कितने, 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब बताओ मिडल वाला कर, क्योंकि देखिए 12 आ गए यहाँ पे, हमारे पास 12 हैं, लेकिन कह रहा है वो कितने, 11 ही ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन, ये लास्ट के हैं, ठीक है, ये लास्ट के हैं और ये फर्स्ट हैं, फर्स्ट 5 ये हैं और लास्ट के 7 ये हैं। तो इसका मतलब 6 नंबर है ना, वो क्या कर रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमें 6th ऑब्जर्वेशन निकालना है, और 6th ऑब्जर्वेशन यानी मिडल वाला कैसे निकलेगा, देखिए निकाल लेते हैं। इनका टोटल 100, इनका टोटल 210, 7 21, अब सबका टोटल 100 प्लस 210, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 12, लेकिन ये तो 11 है। इसका मतलब क्या हुआ, छठा ऑब्जर्वेशन है वो 2 बार आया, उसको मान लेते हैं, एक बार घटा देते हैं, ये छठा ऑब्जर्वेशन है, x6 लिख देता हूँ, और ये कितना हो गई 11, ये किसके इक्वल है, मान लो टोटल का जो ये है 20 है और इसका 30 है, मान लेते हैं कि टोटल का जो ऑब्जर्वेशन, जो टोटल है ना मीन, वो आपको दे रखा है 27। हो गया आपका क्वेश्चन, ये इससे गुणा कर देंगे, 27 गुणा 11 हो गया, बराबर कितना होगा, 310 माइनस का x6, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो 2 बार जुड़ गया था, इसलिए एक बार माइनस कर दिया तो टोटल आ गया हमारे पास, और ये बन गया आपके पास 11 7 87 77 सॉरी 11 दूनी 22 और 7 29 इक्वल टू 310 माइनस x6, ये इधर ले जाता हूँ, x6 प्लस का हो जाएगा, और ये 310 माइनस 297, x6 की वैल्यू आ गई आपके पास 13, ये लो, यानी छठा ऑब्जर्वेशन क्या था, 6 था। तो ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ ली, क्या था वो, कंबाइंड मीन कब निकालेंगे, वो कंबाइंड मीन ही होगा, सबका सम निकाल लो और जितने ऑब्जर्वेशन है सबको अलग अलग जोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मान लो हमारे पास एक सीरीज ए है और दूसरे ऑब्जर्वेशन बी ग्रुप के, 2 ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। इनके ऑब्जर्वेशन मैंने x1 x2 और xn से लिख दिए, y1 y2 y3 ऐसे करके yn से लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं मीन की बात करता हूँ, ये थोड़ा समझना अच्छी प्रॉपर्टी है। मान लो इनका मीन है x बार, जो कैसे आएगा, सम को जोड़ के n से डिवाइड करके, इसका मीन है y बार, वो कैसे आएगा, सम ऑफ y, यानी सब ऑब्जर्वेशन का सम, और अपॉन में मान लेता हूँ मैं ये n1 ले लेता हूँ, इसके n1 ऑब्जर्वेशन है, इसके n2 ऑब्जर्वेशन। अब देखो, मान लो मैं ये कह देता हूँ कि इन दोनों का सम करता हूँ मैं, ग्रुप ए और बी का, तो नए ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, पहले का सम कर दिया हमने, इनका सम कर लिया x2 y2, और ऐसे चलता जाएगा x n1 y n2, यानी इसका लास्ट जो भी है, ठीक है, इक्वल है मान लो जो भी है। इनका n ऑब्जर्वेशन इक्वल कर देते हैं, देखिए सीरीज में, ये लो, इक्वल के लिए ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देखिए, तो ये इनका मीन निकालूंगा तो क्या आएगा, इनका मीन तो भैया क्या आएगा, सम ऑफ x n, इन सब को जोड़ दें और n प्लस n से डिवाइड कर दें, या नहीं, ऑब्जर्वेशन तो n ही है, 2 बार डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसका, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही थे जितने यहाँ थे, उतने ही है, क्योंकि वो इतने आ रहे हैं। तो ये जो मीन आया, ठीक है, मान लेता हूँ मैं z बार लिख दिया इसको, ये मीन कितना आएगा, ये x बार प्लस y बार आएगा, यानी दोनों ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के फिर मीन निकाल लो, या दोनों का मीन अगर दे रखा है दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे होगा, अगर ये संख्या बराबर है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बराबर है तो ही करना है, अगर बराबर नहीं है तो जो हमने पहले किया इससे पहले कि इसका सम निकालो n1 के लिए, दूसरे का सम निकालो और फिर वो करो, ठीक है। जैसे होता है ना, कई बार हमें बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं इंटरेस्टिंग सा, कि एक आदमी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटा के उससे चल रहा है स्पीड से, फिर नेक्स्ट 40 वो 120 से चल रहा है, तो एवरेज, तो वो क्या अलग अलग ऑब्जर्वेशन, इतनी दूरी अलग है, इतनी दूरी अलग है, तो वो उसके लिए एवरेज निकालते हैं, वो करते हैं। सेम यहाँ पे देखिए, यानी अगर मैं ऑब्जर्वेशंस का सम करके या माइनस करके फिर मीन निकालता हूँ,
तो जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, दोनों का सम है तो टोटल दोनों का जुड़ जाएगा, और माइनस डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आएगा, देखिए ये सीधा सा है सम ओवर एक्स एन, यानी ये ऐसे लिख सकते हैं हम अपॉन सम ऑफ वाई एन, और एन को इसके एक ही एन है तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम, ये मेरा एक्स बार है और ये मेरा क्या है वाई बार है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया। यानी दो सीरीज़ का अगर मीन को ऐड कर दें, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दें तो मीन भी ऐड हो जाते हैं, ऑब्जर्वेशन का माइनस कर दें तो ऑब्जर्वेशन भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी वो मीन भी माइनस हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन को माइनस करने से, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रॉपर्टी जो मैंने पहले वाले वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन वो हमेशा जीरो होता है। किससे, अगर एक्चुअल मीन से, अगर आपने लिखा कि एक्स आई माइनस ए सॉरी एक्स बार ये हमारा डेविएशन है, इसका जोड़े तो मीन से जो डेविएशन होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, ये इसका भी एक रीज़न है। देखिए मीन का मतलब क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक्स बार लिख दो, वो हटा दो, चाहे एक ही फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस केस में मीन, यानी मीन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन एक ही वैल्यू को बार बार लिखते जाओगे ना, जैसे 5 5 5 5 5 लिखा हमने तो उसका मीन 5 ही आना है। तो जब 5 में से 5 माइनस करूँगा फिर 5 माइनस करूँगा, यही है सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या कि उस नंबर से हम रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस को, तो इनका सम जीरो होता है। और एक चीज़, जब हम एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करके जोड़ देना तो ये हमेशा मिनिमम होता है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू न्यूनतम आएगी, ठीक है। इसी को हम सेकंड मीन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालते हैं वो इसी से निकलता है, क्योंकि इसकी वैल्यू मीन के अराउंड करते हैं तो होती है, वरना तो ये मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम कब होगी, जब हम मीन से निकाल रहे हैं। क्यों, देखिए हम ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशंस को जब मीन माइनस कर देते हैं तो उनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को कम से कम आती जाती है, जबकि मोड और मीडियन में ऐसा नहीं होगा। जब हम उसकी प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन। लेकिन ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अज्यूम्ड मीन है वो 25 है या कुछ भी दे दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ये अज्यूम्ड मीन है, कोई वैल्यू है, मीन नहीं है, तो उस केस में ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या, अज्यूम्ड मीन से नहीं, जब तक वो असली मीन नहीं है, उस सीरीज का मीन नहीं है, तब तक ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। मीन के लिए जीरो है, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, प्लस की आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, ठीक है। और देखिए कई बार हमारे पास ये भी आता है कि क्या ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है मीन में, बिल्कुल हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें माइनस की वैल्यूज आती हैं, तो उस केस में क्या मीन यूज़ करना, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशन ले लिए मैंने, मान लो ये ऑब्जर्वेशन ये है कि इनका मीन निकालो -5 3 2 5, तो क्या मैं इसका मीन जीरो मान लूँ, क्योंकि इनका सम तो जीरो आ रहा है, ये कितने 10 है, प्लस के और 10 माइनस के, तो इसका मतलब इसका मीन जीरो है। यस जीरो है, लेकिन एक्चुअल में ये मीन कंपेयर करने के लायक नहीं है हमारे पास। इसके लिए हम मीन ये ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो सकते हैं, x1 x2 ये मैंने मान लिया x3 x4 x5 x6, ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन है, ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो मीन है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, जो इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं हम वो नहीं होता है। तो उसके लिए उस डाटा या ऑब्जर्वेशन जो आपको दे रखी हैं, ठीक है, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसमें इसका यूज़ किस लिए, फिर इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें सेकंड मीन निकालने पड़ते हैं, जिसको सेकंड मीन बोलते हैं, वो होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। तो मीन के बारे में मैंने आपको बताया, मीन भी कौन सा, सिर्फ अरिथमेटिकल मीन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और मीन से रिलेटेड, जैसे ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मतलब होगा आपके पास गुणोत्तर मीन, ठीक है, और हार्मोनिक का मतलब हो गया आपके पास हरात्मक श्रेणी जो बनती है, या हरात्मक मीन क्या होता है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी बात करेंगे। आप अगर तैयारी रियल में कर रहे हो कंप्यूटर से की जो वैकेंसी है उसके लिए, तो चैनल पे बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक से गलत ना हो। ओके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।